आपने कबाड़ी के लिए मेरी तरफ क्यों देखा है? कबाड़िया मैं भी बहुत बड़ा कबाड़ी हूँ। मेरी तरफ क्यों देखा है? मैं भी बहुत बड़ा कबाड़ी हूँ, मैं तो कहता हूँ। मेरे जैसे लोग चाय हाथ में पकड़े बैठते हैं। वो कब होल्डर है, मैं तो अलाउ ही नहीं किया हुआ किसी को। ये आ जा। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मान, जो मैं पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं गाड़ी किसी की चला नहीं रहा, गाड़ी लेफ्ट हैंड है, इसलिए सारे जो है वो अपनी गाड़ी खुद ही चला रहे हैं। सो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं, ये एक बड़ी आइकॉनिक कार है, इसकी एक तारीखी वैल्यू और डिस्कशन करेंगे। सारे इनको आप पहले भी हमारे रिव्यू में देख चुके हैं। ये गाड़ियों के एक बहुत बड़े कीड़े हैं, इनको बहुत ज़्यादा शौक है गाड़ियों का। सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए आज की गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट। This is a 1994 W124 ठीक है, E420 V8. This is the only one in Pakistan. The V8 displacement मतलब 4.2 liters. मर्सिडीज बेंज ई क्लास W124, जिसको पाकिस्तान में लोग कैट शेप भी कहते थे लोकल लैंग्वेज के अंदर। बहुत सारे नाम है। और 1984 से मेरा ख्याल स्टार्ट हुई थी और 85 yes. और 96 तक गई थी। yes. इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसकी जो पैसेंजर साइड का शीशा ये छोटा होता था। बिल्कुल ऐसे। और हमारे कई पाकिस्तानी भाई परेशान रहते कि शायद धोखा हो गया, गलत लगे हुए गाड़ी पे। अच्छा, तो बड़े मजे का इसका एक ये था डिस्टिंक्टिव पार्ट। और ये जो जिस पर्टिकुलर गाड़ी में हम बैठे हैं, ये मॉडल ईयर कौन सा? 1994 है ये फेसलिफ्ट। सो ये बिल्कुल एंड की जो 124 एंड की है, 420 है और इट्स अ स्पोर्ट्स लाइन। स्पोर्ट्स लाइन में बेसिकली फर्क ये था कि आपके नॉर्मल 300 जो आती है ना ई, उसमें भी आता है ये स्पोर्ट्स लाइन वगैरह। आपकी सीट्स का एक तो फर्क है, ये जो टेक्सचर है ना, ये सिर्फ स्पोर्ट्स लाइन के अंदर ही आता है। सही है। और उसके अलावा इसके अंदर जो शॉक्स हैं इसके वो फर्क है। सही है, ठीक है जी। और इसका ड्रैग लेंथ और सस्पेंशन में थोड़ा सा फर्क है एज कम्पेयर टू नॉर्मल 124 जो आपकी नॉर्मल 124 है उससे। अच्छा, एक तो मैं ये भी देख रहा था कि 124 के अंदर जब यानी बेसिकली एंड पे जब ये आई थी 94 95 में, तो 500 और 420 ये दोनों जो है सेम इंजन है, M119 इस इंजन को कहते हैं। और सेम इंजन है 129 के अंदर भी आया, 140 के अंदर भी आया, वन टैंक शेप जिसको कहते हैं उसमें भी आया हुआ है। अब इसमें भी दो तरह के आए थे, एक था फर्स्ट जेन, एक सेकंड जेन। इस वाली में जैसे थ्रॉटल बॉडी लगी हुई है सेंटर के अंदर। अच्छा। और उससे पहले वाला जो आता था ना, उसके अंदर फ्यूल डिस्ट्रीब्यूटर आता था जो 129 में बहुत ज्यादा है, जिसकी सेटिंग पीछे करके बिल्कुल एंड में। यस, वो हमारे दोस्त हैं शाहजेब कुरैशी, उन्होंने बड़ी सीखी हुई उसकी सेटिंग उसको कैसे सेट करना। और वो आपको जब ये गाड़ियां रखनी है ना, तो आपने ये चीजें सीखनी है। तो मेरा बेसिकली ये है बिलीव के रीस्टोर्ड कार कैन नेवर बीट एन ओरिजिनल वन। जो मर्जी कर लें आप इन एनी एस्पेक्ट, आप जितनी मर्जी अच्छी रिस्टोर कर लें, कहीं ना कहीं कड़कुड़ कुछ ना कुछ रहता ही गाड़ी के अंदर। तो मैं अब यही कहता हूँ, महंगी ले लो, अच्छी ले लो गाड़ी एक दफा। उसमें ये होता है कि आपको नॉर्मल माइनर आपको ट्विक्स करने पड़ते हैं अपने हिसाब से। सही है। और बाकी गाड़ी ऐसी थी जब मैंने ली है, तो ऑब्वियसली इसकी सफाइयाँ शुइयाँ बहुत हुई हैं, छोटी मोटी चीज़ें थी जब ये मैंने ली थी गाड़ी। बेसिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक मसला है, लोग सस्पेंशन पे ध्यान नहीं देते, एस्थेटिकली सारी गाड़ी फिट कर देंगे। तो इसकी सस्पेंशन के साथ मैं बड़ा लड़ा हूँ, क्योंकि इस गाड़ी ने काफ़ी सारे मतलब इन पास्ट फ्यू इयर्स इट चेंज कपल ऑफ हैंड्स। उसमें ये हुआ था कि काफ़ी लोगों ने जिन्होंने खरीदी ना, मतलब 6 महीने के उसमें टाइम पीरियड में ना, कोई 5-6 लोगों ने गाड़ी ली। सही है। और उनमें से हुआ यही, किसी ने भी चलाई नहीं, खड़ी बस खराब ही की एक तरह से। ठीक है। तो इसकी सस्पेंशन सारी फारिग हुई थी। सस्पेंशन जो था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था इस गाड़ी का। उसकी वजह ये है कि इसमें आती है कुछ पार्ट्स हैं जो पोर्शा के। ठीक है। ठीक है जी। अब पोर्शा की, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, 124 और पोर्शा की हिस्ट्री बता दो। पहला मेरा जब पोर्शा ने 4 डोर गाड़ी बनानी थी, तो उन्होंने एक्चुअली जो उनका पोर्शा है कि सेंटर है वहाँ पे 124 को लेके गए थे, लेफ्ट हैंड थी, 500 थी, और उसके अंदर V8 इंजन पोर्शा का डाल के उन्होंने सारा टेस्टिंग की थी। तो 124 और पोर्शा का जो रोमांस है ना, वो बड़ा सर्टिफाइड और प्रूवन रोमांस है। हम तो वैसे पोर्शा फैन है, तो वो तो अफोर्ड कर नहीं सकते, मैंने कहा यही ले लेते हैं। सही है। तो इसके रोटर्स पे मुझे अच्छी खासी ख्वारी हुई थी, जो ब्रेक रोटर्स हैं वो मुझे बेसिकली इसका और पोर्श का ना 911 का पार्ट नंबर सेम है। सही है। तो जब मैं कोटेशन मांगता था ना, तो वो मुझे 911 वाली मिलती थी कोटेशन। खैर कर आके मैंने काफी ज्यादा क्रॉस चेक किया, तो मुझे पता लगा R129 जो एरो आती है उसके अंदर भी यही रोटर। सही है। मैंने खैर निकाले, 1-2 लोगों को कहा, फिर उनसे मैंने जब लिए तो मतलब तकरीबन आप समझे मुझे कोई 2,20,000-30 हज़ार के यहाँ पहुंच के मुझे ब्रेक रोटर्स पड़े थे इसके चार। तो वो लोग इसलिए पैसे नहीं खरीदते ना, लोग कहते हैं बस। मैंने कहा फिर जब ये मंगवा रहा हूँ तो मैंने, क्योंकि मुझे ओरिजिनल चाहिए थे, मुझे जर्मनी वाले नहीं चाहिए थे जो आपके फेबी कहते हैं ना, वो TRW वगैरह आफ्टर मार्केट नहीं चाहिए थे, मुझे ओरिजिनल चाहिए था। तो ओरिजिनल मुझे मिल गए। फिर मैंने इसके ब्रेक पैड्स भी ओरिजिनल मंगवाए। उसके अलावा इसका ड्रैग लिंक का फर्क है नॉर्मल 124 से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। तो ड्रैग लिंक इसका ये मतलब कंप्लीट फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन कंप्लीट मैंने की। फिर इसमें मैंने पहली P0s डाले। उसके बाद इसका जब मोनोब्लॉक्स भी इसमें पहले थे कि आपने डाले? मोनोब्लॉक्स भी मैंने ही डाले हैं। इसमें बेसिकली मसला ये, इस गाड़ी में नॉर्मल 124 में आप मोनोब्लॉक्स डालें बड़े अच्छे बैठ जाते हैं। इसका मसला ये है, रेयर एंड से ना यूं बाहर निकल आते थे। तो मेरे पास काफी सारे सेट पड़े हैं, तो वो मैंने एक अगले वाले पिछले डाल दिए। नहीं, मैंने फिर सारे सेट डाल के देखे, कोई इस पे मेरा ख्याल
7वां सेट जाके लगा था इसके ऊपर गाड़ी के ठीक ऊपर, है। जो जाके पूरा फिट आया, बस मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने कहा बाकी अपनी 6 छेड़ नहीं रहा आ रहे है। ना काम, वो मेरी तरफ भेज दो। अच्छा, एक तो इसके अंदर ये उस जमाने के अंदर इलेक्ट्रिक सीट, मुझे याद है मैंने 96 मॉडल की ली थी बैक इन इसमें वहां वाली इलेक्ट्रिक है और यहाँ वाली इलेक्ट्रिक विद मेमोरी है। तो ड्राइवर की इलेक्ट्रिक विद मेमोरी, और उस जमाने की जो मेमोरी भी है वो ऐसे लगता है जिस तरह डिजिटल मीटर नहीं था ना, ये एनालॉग मीटर था, एग्जैक्टली उस तरह ही है। एंड एवरीथिंग वर्क्स, इवन द क्रूज कंट्रोल वर्क्स। अच्छा, मजे की बात की 94 के अंदर इन्होंने इसमें डिजिटल नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। टैंक के अंदर डिजिटल था। कौन से वाला, वो जो 94 का जो आपका मीटर है, मीटर? इसमें ये जो आपका वो डिस्प्ले लगा हुआ जो ओडी मीटर हाँ, है वो ऊपर नहीं का। उन्होंने दिया था बिल्कुल। और ये जो रिंग है ये भी जेन्युइन है कि खुद डाले हैं? नहीं, रिंग्स खुद डाले हुए इसमें, ये क्रोम रिम्स खुद डाले हैं। वो जरा अच्छे लगते हैं मुझे, मुझे चाइना की एक्सेसरीज बड़ी पसंद है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे लोग बगैर देखे बनाते हैं, जो लेफ्ट से आते हैं टोटल राइट पे आते हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा। अच्छा, एक चीज यार मुझे समझा दें, ये पुरानी गाड़ियों की जो ये है, ये कैसे बगैर आवाज के चल रही, कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे भी समझाएं। ये मेरी जितनी भी गाड़ियों में इलेक्ट्रिक सीट्स है ना, वो जब चलती हैं तो इसकी देखें मेंटेनेंस music बजता है। है, इसकी देखें, इसकी सिर्फ मेंटेनेंस है। वो मैं ये करता हूँ कि इनको एक तो सफाई इनकी करता रहता हूँ, जैसे अभी आप सीट्स देख रहे हैं, और लिक्विड ग्रीस वगैरह कोई मैं यूज करता हूँ। इसकी एमबी की मैंने एक मंगवाई है, मर्सिडीज बेंज की, मैं वो इसके जितने भी नीचे हिंजेस हैं उनके अंदर उसको स्प्रे करता हूँ सही है। नॉर्मली। हाँ, नॉर्मली लोग WD-40 भी करते हैं, बट वो पता नहीं, मुझे उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं अच्छा, है। इसकी जो गियर नॉब है ये भी बड़ी नॉस्टैल्जिक मुझे याद आती है। ये मैंने ये बाद में चेंज हुई है इसकी, ये जो इसकी शिफ्टर है ना, ये हाँ नीचे- ये तो ओहो, ये मैं बता रहा हूँ, मैं 96 वाली मेरे पास गाड़ी थी 300, वो भी 124 थी और डीजल टर्बो थी, और ठीक वो है। गाड़ी कोई टेल देती थी, बहुत अच्छी white गाड़ी है, colour में, डीजल मुझे याद है। टर्बो। डीजल टर्बो तो वैसे ही आपका OM 606 बहुत ट्यून हो जाता है। और उसके आगे जो है ना फेंडर के अंदर वो जालियां सी भी थी। बिल्कुल ऐसे ही है वो बल्कि टर्बो मजे की वजह बात से है 124 टैक्सी स्कीम में भी आई है, बिल्कुल आई है, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा, ज्यादा। ये लेफ्ट हैंड के बारे में भी एक स्टोरी मैं आज थोड़ी रिसर्च कर रहा था कि जिसमें जो V8 है वो राइट हैंड में आता है। V8 राइट हैंड में प्रोडक्शन होती नहीं, बड़े लोग मेरे से पूछते रहते हैं। V8 जो है ना, इसकी प्रोडक्शन ही सिर्फ लेफ्ट हैंड में हुई है। सही है, एक दो मलेशिया में गाड़ियां राइट, लेकिन वो कन्वर्ट हुई है बाद में। कन्वर्ट होंगी, But जनरल I think there's no need, मतलब आपको कन्वर्ट करने की, लेफ्ट भी सही है। अच्छा। और इसमें बाकी अच्छा, इसमें आती थी जो स्टील सनरूफ आती थी, और इसमें है नहीं, वो जो लेकिन सनरूफ, हाँ, इसमें स्टील आती थी वो ना। आती इनमें वही थी बिल्कुल। ठीक है, सनरूफ टिल्ट ऑप्शन होती थी और वही स्लाइडिंग ऑप्शन जो आपकी एक वो था, एक इसका ये बड़े मजे का था। यार, आप मुझे ऐसे लगता है लेफ्ट हैंड में बैठ के कि आप इधर मार देंगे। ये वहां वैसे हाँ, बैठ के इस बैठ गाड़ी में के। बहुत डर लगता है। ये है और आप अगर नोट करें तो सीट जरा यूं करके ना नीचे आगे आपको व्यू ज्यादा मिल रहा है, तो वैसे ही बंदा डर रहा होता है उस साइड पे बैठ के। 129 है, वो भी इसी गाड़ी के ऊपर बेस्ड है, काफी लोगों को शायद नहीं पता। Same everything R129 is जो कि मेरी almost same. ऑल टाइम फेवरेट एसएल है, दैट इज बेस्ड ऑन 124। बिल्कुल ऐसी है। उसका पूरा डैशबोर्ड भी एग्जैक्ट ऐसा ही है, इनफैक्ट काफी मैं parts तो उसकी खैर common पर्सनली है। 124 का मेरे गैरेज में हमेशा एक 124 रही है, और मेरा गैरेज भी करीब करीब है, को इधर भेज दिया करें। अच्छा, एक इसका ये बड़े मजे का था, ये स्लाइड ये वाला slide हो गया, बहुत और मजे का ये खुलता था, इसको ये बिल्कुल। इसको कायम रखना बड़ा मुश्किल काम बहुत था। मुश्किल काम है इसका। पीछे वाले आर्मरेस्ट में भी होता था, मुझे याद है। पीछे वाले में आता था, इसमें जो शोफर सीट्स वाली आती थी ना, जिसके दो तीन सेंटर में उसके कंसोल आता, मोस्टली जो 500E's है ना, उनके अंदर E500 जो है। अच्छा, E500 और 500E का ये है, जो प्री फेस लिफ्ट होती थी ना, उसके E बाद में आ जाता है 500E, और जो फेस लिफ्ट वाली थी उनमें E शुरू में आ गया था, E500 हो गया ठीक था है। उनका। हाँ, चीज़ों का थोड़ा थोड़ा फर्क भी था उन गाड़ी। अच्छा, एसी इतनी पुरानी गाड़ी का चलना, बिकॉज आजकल गर्मी का मौसम है, और सर, मेरा देखिए, ख्याल है मैं मैं तो जब लुटा भी- गया हूँ जितने एसी वाले हैं उनसे। मैं जब भी गाड़ी करता हूँ तो मेरी तो अल्लाह शुक्र है, टीम बहुत अच्छी बन गई। मैकेनिक्स की टीम है ना, वो बहुत अच्छी है, ट्रेंड है वेरी। और उसमें ये होता है कि एसी की जहाँ तक की बात है, तो मैं ये कहता हूँ, अगर इतनी ऐसी गाड़ी रखी है, एसी ना चले, तो बस फिर आप डिजर्व नहीं करते गाड़ी मेरे हिसाब से। अगर हम इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से देखें, पाकिस्तान में क्योंकि डिफरेंट गाड़ियों के पार्ट्स अवेलेबिलिटी डिफरेंट है, मर्सिडीज के अंदर भी। बिल्कुल। सो आपको 210 211 के पार्ट्स ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे 212 के मिल जाते हैं, थैंक्स टू कन्वर्जन। 2045 के नहीं मिलते, बट 124 मेरा ख्याल है क्योंकि सबसे ज्यादा देर के लिए आई थी, और इसके साथ ई भी जो है 92 के बाद लगा था, पहले इसको खाली 124 बोलते थे। 210 जो होती है ना, 210 जिसको आप कहते हैं, हाँ। उसके पार्ट्स कंपैरेटिवली सस्ते हैं। ठीक है, इस गाड़ी के महंगे, एक तो गाड़ी बहुत ज्यादा है यहाँ पाकिस्तान में, जरा शौकीन ज्यादा है इस गाड़ी के। दूसरा इसका मसला ये, यहाँ मोस्टली आपको ब्रांड न्यू पार्ट्स कुछ डीलर्स हैं जो मंगवा देते हैं, बट अब जो यहाँ नए मंगवा रहे हैं ना, वो इतने कॉस्टली हैं कि ताइवान वाले आ रहे हैं। इसके इवन जो बम्पर्स भी है ना, वो भी ताइवान वाले आ रहे हैं। ठीक है, आपको काबली सामान मिल जाता है काफी ज्यादा, पिंडी वाली साइड, पेशावर वाली साइड से इसका काफी काबली सामान मिल जाता है। लेकिन मैंने तो अब वो डालना ही छोड़ दिया। मैं चुप करे करता ही हूँ, यूके से ही गाड़ी खुल रही होती है, कोई खुलवाया उसमें से मंगवा लिया पाकिस्तान। ठीक है। वो भी सही पड़ता है आपको। बट टू माय सरप्राइज मेरा ख्याल था 210 के पार्ट्स ज्यादा इसके अवेलेबल होंगे। पार्ट्स क्योंकि इसके गाड़ी बहुत अवेलेबल ज्यादा- होते हैं, लेकिन आते हैं और फॉरन बिक जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे ना, यहाँ जितने भी यंग जनरेशन है ना, उसको नया शौक चढ़ा हुआ है आजकल 124 या इस तरह की गाड़ियाँ ना रिस्टोर करने का। तो वो लोग ले जाते हैं पार्ट्स, तो फॉरन इसका पूरा इंटीरियर। अभी वो लास्ट टाइम मुझे मेरे एक दोस्त के लिए चाहिए था मुझे, तो मैंने पिंडी एक उसको कहा हुआ था कबाड़िए को,
तो उसने यही किया कि जब उसके पास आया तो कहता है यार मेरे पास बुक है, नेक्स्ट लॉट में ये आपने कबाड़ी के लिए मेरी तरफ क्यों देखा है? कबाड़िया कबाड़िया मैं भी बहुत बड़ा कबाड़ी हूँ, मेरी तरफ क्यों देखा मैं भी बहुत बड़ा कबाड़ी हूँ, मैं तो कहता हूँ। ये बताएं कि अब वो लोग जो देखना चाह रहे हैं या जिनको शौक होता है गाड़ी कन्वर्ट करने का और बनाने का, जैसे आप बता रहे हैं यंगस्टर लेते हैं, प्राइस रेंज क्या होगी 1 to 4 अगर हम लेना शुरू करें? और 3-4 लाख से 420 को छोड़ के 3-4 लाख से शुरू हो जाती है 1 to 4, ठीक है? 3-4 लाख से? हाँ, बॉडी अगर आप टैक्सी स्कीम वाली कि नॉर्मल? नहीं, आपने अगर ढांचा उठाना है, एक जनाजा अगर उठाना है, अगर प्रोजेक्ट करना है, तो 3-4 लाख से मैं आपको टोटल बता रहा हूँ, 3-4 लाख में गाड़ी 3-4 लाख से लेके 30 लाख के दरमियान आपको गाड़ी मिल जाती है। 30 लाख वाली बहुत अच्छी होगी, मिंट कंडीशन में होगी गाड़ी। खैर मैंने पहले दोनों एक ऐड देखा था, 30 लाख मांग रहे थे, मैंने उधर ही ऐड उसी वक्त बंद कर दिया। सर वो अगेन वही बात आ जाती है, अब अगर कोई डीजल के मांग रहा है 30 लाख रुपए, अगेन कंडीशन कैसी ये देखनी होती है, गाड़ी फेस लिफ्ट है, प्री फेस लिफ्ट है, कौन सी है। हाँ, कोई पेट्रोल मिंट कंडीशन में आपको गाड़ी मिल रही है, कोई 280 है, तो अगेन उससे मतलब वैल्यू टू मनी है वो। हमारा नेशनल सवाल एंड पे आने लगा है। जी जी, फ्यूल एवरेज क्या देती है? फ्यूल एवरेज ये सिटी में जो है ना, अगर बहुत ट्रैफिक है, जैसे भी हम चल रहे हैं, जैसा भी हम चल रहे हैं ना, इस पे ये दे रही है 8.5 दे देती है, आराम से देती है। अगर मोटरवे पे जैसे मैं चलाता हूँ इसको, नॉर्मली 120-125 पे मैं चला रहा होता हूँ इसको, तो उस पे ये मुझे एवरेज तकरीबन देती है 10.4 एग्जैक्ट देती है इस्लामाबाद पहुंच के। हाँ, मोटरवे पे तो विद 8.5 लीटर वाली भी वो तो दे देगी, 10 दे देगी। ट्रांसमिशन इसमें 4G ट्रॉनिक आती है और 4 स्पीड है, राइट? 4 स्पीड होती है, सही है, बिल्कुल। इसमें 4G ट्रॉनिक आती है। और इसमें हाँ एक और काम मैंने इसमें किया था, जब ये मैंने गाड़ी ली थी तो मैंने जब ये सारे काम हो गए ना इसके, मैंने चलाई, आई फील लाइक बड़ी स्लगिश चल रही है अभी भी ना, मतलब जिस तरह एक वीट चलना चाहिए ना वैसे ही चल रही है। फिर मैंने डायग्नोस किया दोबारा, फिर मुझे एक चीज मैंने पकड़ी, इसका जो गियर है ना, हमारे यहाँ लोग गियर ऑयल नहीं चेंज करते, बड़ा मसला है। गियर ऑयल ना चेंज करने की वजह से इसकी क्लच प्लेट जो थी वो वॉर्न आउट हुई थी। सही है, मैंने सारा गियर निकाला इसका, वो फिर ऐसे चल रही होगी जैसे पता नहीं आपस में, हाँ जोर ले रही हो जैसे, तो मैंने फिर इसका सारा जो गियर है निकाला भाई। क्लच प्लेट्स हैं इसकी, इसके इनके मर्सिडीज के 140 की, फिर इसके 12 क्लच प्लेट्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है जी। मैंने सारी क्लच प्लेट, इसकी फिर एक किट आती है गियर की, सही है, ब्रांड न्यू, मैंने सारा कुछ मर्सिडीज का मंगवाया, वो चेंज किया। फिर मैंने मर्सिडीज का ओरिजिनल तेल भी मंगवाया इसका गियर ऑयल, सही है, मैंने वो भी डाल दिया इसके अंदर। और ये कितने का नुस्खा पड़ा अंदाजा? ये मुझे तकरीबन मेरा ख्याल 1.5 में क्रॉस कर गया था इसमें। इसीलिए नहीं लोग करते ना क्योंकि जब एक दफा गियर खुल जाता है, लेकिन अगेन वही बात है, बड़े खर्चे से बचने के लिए बेहतर है आप गियर ऑयल तो चेंज कर देना। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, बट यहाँ पे लोग डरते इसलिए लोग कहते हैं गियर ऑयल चेंज किया तो शायद बिल्कुल ही ना जा पाए गियर, बिकॉज़ पुराने ऑयल से चल रहा होता है। मैं तो इंजन ऑयल पे देख रहा होता हूँ 7-7, 8-8 हज़ार चला रहे हैं, तो ठीक है चला रहे हैं, कंपनी ने क्लेम किया हुआ। मेरा एक मानना सिंपल सा है, मेरी कोई भी गाड़ी है ना, मैं मैगुइन डाल रहा हूँ, मैं जो मर्जी डाल रहा हूँ, मैं 3000 पे चेंज कर देता हूँ, मैं इससे ज्यादा चलाया ही नहीं आज तक। सही है। तो हाँ, और दूसरा इस गाड़ी में अगेन वही कुछ गाड़ी में फैक्ट्री फॉल्ट्स आते हैं। मैं अभी आने लगा था हाँ। कि इसके नॉन फॉल्ट्स क्या क्या हैं। इसमें नॉन फॉल्ट्स ऐसे कोई नहीं, एक तो ये एसी वेंट बड़े टूटते हैं इसकी, ये वाले ना मर्सिडीज सारों के एक तो वेंट भी टूटते हैं, और जब पुरानी होती है तो एसी भी। और एक शिकायत जो मुझे बहुत है पुरानी गाड़ियों से, यार कप होल्डर एक भी नहीं देते गाड़ी के अंदर, ये लोग एक भी कप होल्डर नहीं होता इन गाड़ियों में। ये भी बात और मेरे जैसे लोग चाहे हाथ में पकड़े बैठते हैं, वो कप होल्डर है, मैं तो अलाउ ही नहीं किया हुआ किसी को। ये आज मैंने पूछा नहीं अलाउ, इसीलिए आज माफी है, लेकिन वैसे इस गाड़ी में पानी पीना भी मैंने किसी को अलाउ नहीं किया, किसी भी गाड़ी में सफाई से फील हो रहा है, मैं किसी भी गाड़ी में मैंने अलाउ नहीं किया हुआ। दूसरा इसमें फैक्ट्री फॉल्ट ये है जी, इन गाड़ियों में आपको याद होगा बायोडिग्रेडेबल आया, वायरिंग हार्नेस जो थी भुरनी शुरू हो जाती थी, ऐसे ही ऐसे ही, और वो इन गाड़ियों का सबसे गंदा मसला है। अच्छा, जर्मन गाड़ियों के साथ चूहों की भी खास मोहब्बत है, आपने नोटिस किया? अगर आप जापानी खड़ी करेंगे और जर्मन खड़ी करें, 6 महीने के लिए खड़ी रखें कि उसकी वायरिंग की वजह से मेरा ख्याल में बायोडिग्रेडेबल थी, क्या था, क्लास है ना, चूहा जो है वो मर्सिडीज के अंदर जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने ये करके देखा है, स्टैंडर्ड आप करके देख लें, जापानी गाड़ियां खड़ी कर लें, आई डोंट नो इनके मटेरियल में कुछ है तो इस पे बहुत ज्यादा आते हैं। वायरिंग हार्डनेस का इसमें मसला है, भुरनी शुरू हो जाती है, और 140 124 इनका जो पहली वायरिंग जाती है ना, वो जाती है आपकी थ्रॉटल बॉडी की। सही है, वो आपकी भुरनी शुरू हो जाती है, और होता ही है वो गाड़ी झटके मारना, फ्लक्चुएशन शुरू हो जाना। इस गाड़ी में जब ये मैंने ली थी ना, मुझे तो 11वीं 124 है, मुझे तो याद था इसमें ये चीजें बायोडिग्रेडेबल वाला मसला आता है। मैंने इसकी वायरिंग सारी खुलवाई, पहले चेक कराई, और वही हुआ, गियर वाली निकल आई। ठीक है, गियर वाली निकल आई, फिर मैंने इसका, अच्छा इसके भी 2 हल होते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ इतने अच्छे इलेक्ट्रिशियंस हैं जो रीबिल्ड कर लेते हैं, आप रीबिल्ड कर लें। अदरवाइज सेकंड हल ये है इसका कि आप इधर जर्मनी में एक बंदा है मर्सिडीज क्लासिक्स के नाम से, सही है, वो ये रीबिल्ड करता है, उसने तो बना के रखी हुई है ना, आप उससे वो खरीद लें पूरी, या तो और वेरी इजी, आराम से आपकी वायरिंग हार्नेस चेंज हो जाती है, कोई इतना मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं उसके अंदर। अच्छा, ये तो आपने आज कई सोल्यूशन हमें बता दिए पुरानी मर्सिडीज वालों के लिए। तो व्यूअर, ये था आज का यूजर रिव्यू, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप भी कोई क्लासिक मर्सिडीज रिस्टोर करना चाहते हैं तो इस तरह करें जिस तरह ये सारे गाड़ी को करते हैं ना, देख के मजा आ जाता है। नहीं, देख के मजा आ जाता है, गाड़ी देख के एक दफा ना, मतलब ऐसी ये टाइमलेस मशीन है कि आप इनको जब भी देखें
ये नई ही लगती। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर अब तक आप लोगों ने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदमा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।